क्या भारत में सच बोलना धीरे धीरे गुनाह बनता जा रहा है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गई है? दोस्तों, हाल के समय में देश में कई ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जिन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। अगर आप एक आम नागरिक हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, तो आपकी पोस्ट हटाई जा सकती हैं और आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। अगर आप एक पत्रकार हैं और सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने काम से रोका जा सकता है। अगर आप सत्ता से सवाल करते हैं, चाहे आप अपोजिशन में हो या कोई पब्लिक फिगर हो, तो आपके ऊपर आरोप लगाकर आपको कानूनी लड़ाई में उलझाया जा सकता है। दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ कानून का पालन है या फिर सच बोलने की आवाज को दबाने की नई चाल? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 के सबसेक्शन ए में हर नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बात कह सके, लिख सके और अपनी राय ओपनली रख सके। मतलब अगर आपको किसी चीज से डिसएग्रीमेंट है या आप कुछ गलत महसूस करते हैं, तो आप ओपनली बोल सकते हैं। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 के तहत कुछ रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शंस भी रखी गई हैं और इनका मकसद है कि जनता की सुरक्षा बनी रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, किसी की मानहानि ना हो और कोई आपत्तिजनक चीज ना फैलने पाए। लेकिन आज वही रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस ऐसे तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे लोगों को लगने लगा है कि ये सिर्फ अपनी बात कहने और सरकार की आलोचना करने वालों को रोकने के लिए वेपनाइजेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि जनता की सुरक्षा के लिए। बीते कुछ सालों में जो घटनाएं हुई हैं, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समस्या असल में कितनी बड़ी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने दिल्ली शराब नीति के मामले में अरेस्ट किया। सरकार का कहना था कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन अपोजिशन और कई एनालिस्ट ने इस पर पॉलिटिकल टारगेटिंग बताया, यानी सत्ता विरोधी आवाज को दबाने की कोशिश। सोचिए, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा रोका जा सकता है, तो आम जनता के मन में ये सवाल उठता है कि अगर सत्ता की नजर में कोई सवाल अनुचित हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? क्या यह सच में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या फिर सत्ता के नियंत्रण में अपनी बात कहने वाले, डिसेंट दिखाने वाले को नियंत्रण करने का तरीका? दोस्तों, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है, तो आम लोगों के मन में असुरक्षा की भावना होना स्वाभाविक है। लोग महसूस करने लगे कि अगर सरकार की आलोचना या सच दिखाया गया तो उन्हें भी इस तरह का निशाना बनाया जा सकता है। पत्रकारों और इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। नोएडा में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह LPG और बिजली की समस्याओं पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और एक चाय वाले से बातचीत कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें और उनके कैमरा क्रू को रोका और पुलिस ने उन्हें थाने ले जाकर हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ शांति भंग का केस दर्ज किया गया और उनसे पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस ने मोबाइल और कैमरे को भी जब्त किया और कुछ फुटेज को हटाने के आरोप भी सामने आए हैं। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी और LPG के मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया था नोएडा। तो वहाँ पे मैं एक चाय वाले से बात कर रहा था कि क्या समस्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसा आ रहा है, LPG की क्या समस्या है। इतने में नोएडा पुलिस आती है और कहती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कौन लोग हो, तुम्हारा क्या नाम है। मैंने बोला कि हम पत्रकार है, मेरा नाम श्याम मीरा सिंह है, हमारा यूट्यूब चैनल है। बोले ID दिखाओ और बिना परमिशन के तुम यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। बोले परमिशन? किस बात की परमिशन भाई? और ID हम दिखा देंगे, लेकिन ये तो बताओ कौन सा रूल है ऐसा कि भाई एक पत्रकार किसी से बात कर रहा हो, रिपोर्टिंग कर रहा हो, या एक सिटीजन बात कर रहा हो और उसे कौन से रूल के तहत आप उसे ID दिखाने के लिए और ये कहने लग जाओगे कि परमिशन मांगो। इतनी सी बात पर नोएडा पुलिस के 3 लोग मुझे और मेरे कैमरामैन को गाड़ी में डालकर जबरदस्ती थाने ले और FIR दर्ज की कि मेरी वजह से 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे और मैं शांति भंग कर रहा हूँ। सड़क के साइड में खड़े होकर एक चाय वाले से सिंपल LPG और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर पूछने पर इनकी शांति भंग हो रही है। मुकदमे में लिखा है कि मैं शांति भंग कर रहा था, मैंने ट्रैफिक जाम कर दिया और मैंने पता नहीं क्या कर दिया, जबकि मैं एक आदमी से बात कर रहा था, सिंगल आदमी से, वो भी सड़क किनारे, वो भी उससे पूछ के कि भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे बात कर लूँ। किसी ने मेरी कोई शिकायत नहीं की, किसी ने मेरी कोई FIR नहीं की, कोई जाम नहीं लग रहा था। आके पुलिस वाले मेरी रिपोर्टिंग को रोकते 2-3 घंटे इन्होंने थाने में बैठा के रखा। फिर इसके बाद इन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और फिर उसके बाद मुझे जमानत पे अभी छोड़ा गया। नोएडा पुलिस कह रही है कि मेरी वजह से 70-80 लोगों की भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। उसकी कुछ पिक्चर्स तो होंगी, उसकी वीडियो तो होंगी, कोई शिकायत तो होगी। इन सब चीजों को सही मान ले रहा हूँ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना, आपने मेरे मोबाइल का डेटा क्यों डिलीट किया, आपने मेरे कैमरा की जो चिप थी वो पूरी फॉर्मेट क्यों मारी? अगर मैं ट्रैफिक जाम कर रहा था तो आपने मेरा डेटा क्यों डिलीट किया? सिंपल रिपोर्टिंग करने पर फर्जी FIR कर रहे हो, कुछ शर्म बची है तुम्हारी आंखों में?
ये घटना साफ दिखाती है कि जब एक जर्नलिस्ट को बीच में रिपोर्टिंग करते हुए रोका जाता है, उसके काम को बाधित किया जाता है, तो सरकार सवाल पूछने वालों को डराने और सच सामने आने से रोकने के लिए पूरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। यह सिर्फ एक पत्रकार को टारगेट करना नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम को चैलेंज करना था जो पत्रकारों को सच दिखाने की आजादी देता है। यह मामला सिर्फ जर्नलिज्म या आम लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका असर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर पर भी साफ दिखने लगा है। अभी कुछ दिनों पहले एक चर्चित इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 50 करोड़ रुपए की डिफेमेशन का केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला एक वीडियो से जुड़ा हुआ था जिसमें द कारवा की एक स्टोरी को लेकर बात की गई थी। अब सवाल यह है कि क्या किसी पावरफुल व्यक्ति पर सवाल उठाना इतना महंगा पड़ने लगा है कि 50 करोड़ रुपए का मुकदमा ये एक सिर्फ लीगल एक्शन नहीं लगता, बल्कि एक मैसेज जैसा लगता है कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। सोचिए, एक आम क्रिएटर या यूट्यूबर जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो कैसे इतने बड़े मुकदमे को लड़ेगा। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट्स को कानूनी मांगों के नाम पर ब्लॉक किया जा रहा है। इनमें ऐसे अकाउंट्स भी शामिल हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं या व्यंग कर रहे थे, और कई मामलों में बिना किसी स्पष्ट वजह से यूजर को सिर्फ एक सामान्य नोटिस देकर कंटेंट को हटा दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर वह आवाज जो सत्ता से असहमत है वो अब खतरा मानी जाएगी। जब बिना साफ वजह बताए अकाउंट्स को हटाया जाता है तो ये सिर्फ एक रेगुलेशन नहीं लगता, बल्कि ये संकेत देता है कि सत्ता अपनी आलोचना से असहज है और उसे नियंत्रण करना चाहती है। दोस्तों, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सोशल मीडिया पर भी सिर्फ वही दिखेगा जिसे सरकार दिखाना चाहेगी, बाकी हर आवाज धीरे धीरे गायब होती चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है कि अगर सत्ता में बैठी सरकार ही उन संस्थाओं का इस्तेमाल करने लगे जिनका काम निष्पक्ष रहकर कानून को लागू करना है, तो आम नागरिक भरोसा किस पे करेगा। पर आपको किस बात का डर है? आपको यही डर है ना कि जो सवाल आपका मेन स्ट्रीम मीडिया का चरण चुंबक नहीं पूछ रहे हैं, उन सवालों को उठाने का, आपको आईना दिखाने का काम कुछ निर्भीक पत्रकार कर रहे हैं। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप उनके अकाउंट बंद करा दे रहे हैं। अरे जितने अकाउंट आप बंद करिएगा, जितने हैंडल आप सस्पेंड करिएगा, जितना कंटेंट आप डिलीट कराइएगा, जितने लोगों की आवाज को आप बंद करिएगा, आप बार बार और साफ तौर पर यह प्रमाण दे रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपको ब्लैकमेल करके देश विरोधी काम कराए जा रहे हैं। और ये जो आपके रील मंत्री हैं ना, जिनके आदेश पर ये सब हो रहा है, अश्विनी वैष्णव जी, ये आपकी नैया पार नहीं लगा रहे हैं, ये आपकी नैया को और डुबो रहे हैं। आप विश्व गुरु तो बन नहीं पाए, लेकिन उसके चक्कर में आप सस्ते किम जोंग जरूर बन गए। पर आप ये भूल गए कि ये देश नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो देश है जिसने अहिंसा और सत्य के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से खदेड़ दिया था। अब ये अलग बात है कि आपके पुरखे तब माफीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे, तो शायद आपको इसकी ज्यादा जानकारी ना हो। मैं फिर कहूंगी, इस देश के सवालों का सामना कीजिए, सवालों से भागिए मत, समाधान ढूंढिए। ये क्या टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट बंद करना, कंटेंट डिलीट करना, हैंडल इंडिया में सस्पेंड कर देना, विदहोल्ड कर देना। अरे 140-145 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप। कितने कायर हैं, किस बात से डरते हैं? समाधान ढूंढिए। जितने सवालों को आप बंद कीजिएगा, जितनी आवाजों का आप दमन कीजिएगा, उतनी मुस्तैदी से, उतने पुरजोर तरीके से, उतनी मजबूती से आपसे वो सवाल और पूछे जाएंगे जिनका आपके पास जवाब नहीं है। आज जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनमें एक पैटर्न दिखाई देने लगा है कि सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई तेज होती है और जवाब देने वाली प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। सरकार का पक्ष साफ है, वो कहती है यह सब कानून के तहत हो रहा है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून सभी पर बराबर तरीके से लागू किया जा रहा है या फिर उसका इस्तेमाल चुनिंदा लोगों के खिलाफ ज्यादा हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ कार्रवाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि निष्पक्षता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर जनता को यह महसूस होने लगे कि कानून एक हथियार बन गया है जो सिर्फ विरोध करने वालों पर ही चलाया जाता है, तो यह सिर्फ एक सरकार पर सवाल नहीं उठता, बल्कि इस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा करता है। और यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अगर सत्ता आलोचना को स्वीकार नहीं करती, अगर सवालों को खतरा समझा जाता है, तो यह फिर लोकतंत्र नहीं है, बल्कि नियंत्रण की दिशा में बढ़ता हुआ सिस्टम बन जाता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।